तो बस 46 घंटे से भी कम का इंतजार है जब ये बड़ा मौका, भव्य मौका जो कि सोमवार को 12:30 बजे भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का, जिसका पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इंटरनेशनल समुदाय में इस पर नजरें बनी हुई हैं। कई जगहों पर महाराष्ट्र में तो पूरे दिन की छुट्टी है, शेयर बाजार बंद है, स्कूल कॉलेजेस बंद है, सरकारी दफ्तर बंद है और कई बड़े कॉर्पोरेट्स भी इस दिन को खास, इस भव्य दिन की और पूरे भक्तिमय माहौल में पूरा देश जहाँ है। तो भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले, सिर्फ 46 घंटे से पहले क्या क्या और बड़े अपडेट्स होंगे इस शो में आगे लेकर आएंगे, किस तरह से भव्य समारोह किया जाएगा, और भी बहुत सारी डिटेल्स इस पूरे खास दिन की लेकर आएंगे। लेकिन एक बार क्विकली चलिए बाजार पर इस वक्त नजर डालते हैं, क्योंकि आज खास दिन, ट्रेडिंग सेशन आज शनिवार को खुला क्योंकि सोमवार को शेयर बाजार बंद है। और आज बाजार में बैंक्स की एक अच्छी मूव दिखाई दी। कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स आए, नंबर्स बहुत हद तक इनलाइन रहे जो हमारा पोल भी था। सबसे बड़ी बात है निम्स स्टेबल रहे, 5.2% एक्सपेक्टेड भी 5.1% के लेवल्स पर था। और इसी के चलते हमने देखा कि बैंक्स में अच्छी मूव दिखी। 400 पॉइंट्स का सर्ज आपको बैंक निफ्टी पर दिखाई दिया। टॉप लीडिंग काउंटर्स में आपको बैंक्स में, इनफैक्ट सिर्फ कोटक नहीं, कोटक बैंक से स्मूथ सुधरा, आईसीआईसीआई बैंक जो ऑलरेडी स्ट्रेंथ में था, पीएसयू लार्ज बिगेस्ट लेंडर एसबीआई का भी मूड यहां से सुधरा। ये बैंक्स की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बैंक्स लेड ही सेल ऑफ भी देखने को मिला था इसी हफ्ते की शुरुआत में, और उसके बाद जहां रिकवरी भी हमने देखी वो कहीं ना कहीं बड़े अर्निंग्स और बड़े नंबर्स से देखने को मिली थी। सो इस वक्त किस तरह का ट्रेड सेटअप दिख रहा है, हालांकि हम 21,600 के पास ही निफ्टी पर हैं, लेकिन आज बड़ी मूव जो है वो बैंक निफ्टी से आई है। इनफैक्ट सिर्फ आप बैंक्स की बात नहीं करें, एनर्जी और पावर पैक से भी आपको अच्छी खासी एनर्जी दिख रही है। कोल इंडिया इस वक्त 5% की तेजी पे है। सुबह आज हम ओपनिंग स्टॉक में भी डिस्कस कर रहे थे कि यहां से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और आपने देखा भी 5% की मूव वहां सर्ज देखने को मिला। ओएनजीसी पर 242 के लेवल्स, और ब्रिटानिया के भी, एचयूएल के भी थोड़े से वीक सेट ऑफ नंबर्स जरूर आए थे, लेकिन इससे किसी तरह का मोमेंटम पूरे एफएमसीजी पैक पे नहीं बिगड़ा है। तो ओवरऑल इस वक्त जो सेंटिमेंट दिख रहा है बहुत हद तक स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक ही एक्शन है। अगर एचयूएल के नंबर्स थोड़े वीक थे तो एचयूएल इस वक्त डाउन है, इस पर कोई बड़ा इंपैक्ट आपको ब्रिटानिया के नंबर्स पर नहीं दिख रहा। हालांकि नेस्ले के पास भी रूरल ग्रोथ का एक सेंटिमेंट इंपैक्टेड हुआ ऐसा दिख रहा है। अभी फिलहाल 1.5% की डेंट वहां लगा है। और इनफैक्ट आज बड़ा जो सपोर्ट, एक आईटी से एटलीस्ट वीक सपोर्ट नहीं था इतने दिनों से, तो वो थोड़ा फ्रिजल आउट हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में क्या बैंक निफ्टी ने अपनी वीकनेस को श्रग ऑफ कर दिया है? यहां से क्या लेवल्स एक्सपेक्ट करने चाहिए? एक बार डिम्पी से लेवल्स भी समझ लेते हैं। डिम्पी, एक दिन इंडेक्स मैनेजमेंट निफ्टी पर कोई एक पर्टिकुलर स्पेस करता है और आज बैंक्स ने लगता है वो लीड ली है, तो क्या वीकनेस कह सकते हैं जो बैंक्स, जो एक बार एचडीएफसी बैंक के वीक सेट ऑफ नंबर्स से थोड़ी सी वीकनेस थी, वो अब श्रग ऑफ हो गई है? आप लेवल्स क्या देख रहे हैं? देखिए प्रियंका, देखिए अगर आप हमको गौर से सुनते हैं तो ये बात आपको अच्छे से भी पता भी होगी और याद भी होगी कि हमने कई बार ये बताया पिछले 3-4 दिन में कि बैंक निफ्टी ही आपको ग्रीन शू सबसे पहले दिखाएगा। आपको ध्यान होगा जब परसों भी पहली बार हम रिकवरी की एक अटेम्प्ट ले रहे थे एचडीएफसी को छोड़ के, यानी कि उससे नेक्स्ट दिन वाले दिन बैंक निफ्टी बाकायदा हरे निशान में आए थे, लेकिन क्लोजिंग जाते आते लाल निशान में हो गई थी। कल क्या हुआ था कि कल निफ्टी खड़ा था लेकिन कल बैंक निफ्टी नहीं चल रहा था, कुल मिला के आपने ज़्यादा गेन नहीं जोड़ पाए। यानी कि जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो आपका बैंक ही है। वो होगा भी क्यों नहीं, एक शेयर ने जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है, अगर वो खुद से आवाज़ रुकने लग जाएगा तो आपका यही हाल होगा। एचडीएफसी बैंक बाकायदा डेज हाई पे आके ट्रेड कर रहा है, इसने मार्केट की हेल्प की। फिर 2 बैंक और थे जिन पे इसका छाया पड़नी थी, वो था आईसीआईसीआई और कोटक। कोटक ने अपने नंबर दिखा के ये बता दिया कि देखिए ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है, हर बैंक को अलग तरीके से देखा जाए। आईसीआईसीआई के नंबर्स अभी आना बाकी हैं, आईसीआईसीआई बाकायदा डेज हाई पे चल रहा है। तो बैंकिंग में एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह आपको देखने को मिल रहा है। और अगर आप स्क्रीन पे चेक कर रहे हैं तो आज बैंक निफ्टी हरे निशान में 400 पॉइंट ऊपर है, लेकिन निफ्टी लाल निशान में है। निफ्टी अभी भी हरे निशान में आया नहीं, मतलब आया इन द सेंस, मतलब आ रहा है और बार बार जा रहा है। ये आप देख रहे होंगे 421 पॉइंट है बैंक निफ्टी, लेकिन जैसे आप निफ्टी फायर करेंगे तो आपको स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी, वहाँ पे आपको वीकनेस दिखेगी। उसका एक बड़ा कंटेंडर है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नंबर 100 है, इसलिए उसका आज मूवमेंट भी 100 है। वो ना आपकी हेल्प कर रहा है ना ही आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आज एक रेंज में उसने अपने आप को रखा हुआ है। एक और चीज़ मैं इंडेक्स मैनेजमेंट की जब आपने बात छेड़ी थी तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी भी निफ्टी के 30 काउंटर्स लाल निशान में हैं।
ये वजह क्या बन रही है? आईटी। एक बार जरा टीसीएस इन्फोसिस दिखा दीजिए आप। अगर आप आईटी को अपने पाले में ले आए ना तो रिलायंस का भी डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है, बट टीसीएस देखिए डेज लो पे, इन्फोसिस देखिए डेज लो पे। ये इंडेक्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है, लेकिन बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स में एक चीज छुपी हुई है, वो छुपा हुआ है स्टॉप लॉस और टारगेट। निफ्टी कई दिनों से ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा है, लेकिन एक चीज बचा रहा है, वो है 21,500-400 वाली रेंज को, और 850 दिखा नहीं रहा। बैंक निफ्टी अगर ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा है, एक चीज को पक्के कर रहा है, वो है कि 46,500 के रेजिस्टेंस को पक्का कर रहा है, लेकिन उतने ही इंपॉर्टेंस ये 47,800 के बेस को भी दे रहा है, जिसके इर्द गिर्द घूम के अपने आप को पक्का कर लेता है। कुल मिला के फिलहाल अभी भी मार्केट रेंज में है। आज स्पेशल ट्रेडिंग सेशन है, यानी कि आज शनिवार के दिन कामकाज हो रहा है, सोमवार की छुट्टी है, लेकिन किसी भी तरीके से हम रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं कर रहे हैं। ये हो सकता है हमको मंगलवार को मिले, कुछ और नंबर्स आ जाएंगे, तो इसलिए जल्दी ना करें, हड़बड़ाहट ना करें। हाँ, एक चीज़ बाजार ने पिछले 2 दिन में की है कि बेस बनाने का काम उसने शुरू किया है। रिकवरी शायद उतनी फास्ट नहीं आ रही, ना ही आप देख पा रहे हैं, ना ही उम्मीद करनी चाहिए। तो हम मेहमानों से तो जुड़ेंगे ही आज, लेकिन मेहमानों से जुड़ने से पहले मैं आज एक तस्वीर के साथ, जो थोड़ी देर पहले कविता थपलियाल आपको बता रही थी कि भगवान रामलला की जो मूर्ति, अच्छा आपको ऐसा लगता होगा कि जो लोग थोड़ा साउथ से हैं उधर से, कि रामलला क्यों बोला जा रहा है, ये राम जी क्यों नहीं बोला जा रहा, श्री राम क्यों नहीं बोला जा रहा? रामलला इसलिए है क्योंकि ये जो मूर्ति अभी आप देख पा रहे हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ये 5 साल के भगवान श्री राम है, तो ये लल्ला के रूप में है। हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आप उस एरिया में जाएंगे तो छोटे बालक को लल्ला बोला जाता है, भगवान श्री कृष्ण को भी लल्ला ही बोला जाता है। आप कभी वृंदावन और मथुरा जाएंगे तो वहाँ पे कान्हा लल्ला इस तरह से बोला जाता है। तो आप भगवान श्री राम को भी ये बालक स्वरूप है, उनका बाल स्वरूप जिसे कहते हैं हम, तो इसलिए 5 साल की मूर्ति, इसलिए राम लला बार बार बोला जा रहा है। एक और चीज़, ये खूबसूरत तस्वीर जो भी आप देख पा रहे हैं ना, इसके चारों तरफ 10 अवतारों का दृश्य गढ़ा गया है। उसमें से एक अवतार अभी भगवान श्री राम का हुआ नहीं है, यानी कि विष्णु जी का अवतार है, भगवान श्री राम भी विष्णु, वो एक अवतार नहीं हुआ। अगर आप जहाँ पे धनुष है ना, उसके जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, वहाँ पे कल की अवतार होंगे, वो आज नहीं होंगे, वो 4 लाख साल बाद होंगे। अगर आप पुराण पढ़ें या शास्त्र को थोड़ा भी अध्ययन करें तो अभी तो कलयुग के पहले चरण में ही है मैं, और चौथे चरण में जाके उनका अवतार होगा, लेकिन मूर्तिकार ने उसको भी गढ़ा है। ये होती है आस्था, ये होता है दृढ़ विश्वास। भगवान जब श्री राम रघुकुल में पैदा हुए थे ना, उससे पहले ही रघुकुल वासियों को पता था कि भगवान विष्णु का जन्म हमारे कुल में होगा और वो तारेंगे। तो ये भारत का इतिहास, भारत का जो दृढ़ भक्ति है, और भारत के एक और चीज़, भगवान श्री राम के जितने भी अवतार अभी इसमें छपे हुए, इसमें से कोई भी अवतार भारत से बाहर नहीं हुआ, तो सारे अवतार भारत की ही भूमि में हो। और इसमें सबसे 2 अवतारों के बारे में तो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र, और दूसरे 16 कलाओं से संपन्न भगवान श्री कृष्ण। तो इन अवतारों के इस पावन भूमि से ही हम जुड़े हुए हैं, और मेरा तो थोड़ा ये सौभाग्य भी है कि मैंने अयोध्या के भी दर्शन किए हुए हैं, और मैंने भगवान श्री राम कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा के भी दर्शन किए हुए हैं। तो आज हमें बड़ी खुशी हो रही है, पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा की जो लहर आप देख पा रहे हैं, राममय भक्ति स्वरूप देख पा रहे हैं, इसमें हमारे मेहमानों को भी आज मैं थोड़ा जोड़ना चाहूँगा। कई बार क्या होता है, ऐसे मौके आते हैं जब बाज़ार में बाज़ार की बात ना होते हुए बल्कि ऐसे विषय पर बात करना चाहिए जिसमें आप और हम समाये हुए हैं। अंशुल जैन, सुमित मूलचंदानी, आदित्य अरोड़ा, ये सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबकी आत्मस्वरूप एक ही है, एक ही आत्मस्वरूप है, वो अचल है, अविनाशी है, लेकिन वो सबके घट घट में है, इसलिए परमात्मा स्वरूप है। वो एक ही आत्म सब में है, इसलिए परमात्मा है। चलिए अंशुल जैन को जोड़ते हैं, सुमित मूलचंदानी, आदित्य अरोड़ा। मैं आज ज़्यादा बोलूँगा, थोड़ा मैं भाव विभोर हो जाऊँगा। मैं कट्टर भगवान श्री राम भक्त हूँ और मेरे आराध्य हनुमान जी हैं, तो मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जाएगा, इसलिए प्रियंका आप ही परिचय करा दीजिए। क्या बात है डिम्पी, बिल्कुल। चलिए, तो हमारे साथ तीनों हमारे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, और अब चलिए मार्केट के लास्ट 45 मिनट्स, ये स्पेशल आज सेशन सैटरडे को रखा गया, और उस मार्केट बंद होने से पहले इस वक्त स्ट्रैटेजी लेकर के आ जानी चाहिए, क्योंकि अब सीधा हम मिलेंगे मंगलवार को। तो क्विकली एक बार इंडेक्स पे लेवल समझ लेते हैं। आदित्य, चलिए गुड आफ्टरनून, आपसे शुरुआत करते हैं। आप किन लेवल्स के लिए यहाँ से ट्रेड लेके जाएंगे इंडेक्स पर?
आज मैं आपको गुड आफ्टरनून नहीं जय श्री जय राम श्री बोलूंगा राम। आपको। जी। जय सिया राम एंड डिम्पी जी को भी और पूरे पैनल को। देखिए, जिस हिसाब से जो पैटर्न बन रहे हैं बाजार में, मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले थोड़ी सी ऐसे बातें चल रही थी कि राम मंदिर बन गया चार्ट पे। तो अगर हम चार्टिकली बात करें तो ऑलमोस्ट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। तो बाजार का जो टेक्सचर है थोड़ा सा बेरिश है, और इंस्टीट्यूशनल फिगर्स देखें तो वहां पे भी थोड़ी मंदी बन रही है, बिकवाली बन रही है। और लार्ज कैप्स में भी आप देखिए एचडीएफसी बैंक ने तो अ, मतलब काफी बेरिश पैटर्न बनाया, मतलब रीढ़ तोड़ दी है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। और अभी वहां पे भी आप देखिए तो काफी इंस्टीट्यूशनल सेलिंग चल रही है एचडीएफसी बैंक में। तो मेरा मानना है कि लार्ज कैप्स का पैटर्न बिगड़ रहा है, इंडेक्स का पैटर्न बिगड़ रहा है, बाजार का पैटर्न भी थोड़ा बिगड़ रहा है। तो एक अच्छा समय रहेगा, जो अच्छे मुनाफे कमाए पिछले साल, अब उसको वापस उसको लॉक कर दिया जाए, प्रॉफिट को लॉक कर दिया जाए। इट्स टाइम टू टेक चिप्स ऑफ द टेबल। यहाँ से बिकवाली के चांस बनते हैं, ऑल्दो हमारे आगे एक इवेंट अभी आके बन रहा है बजट का। बट आई थिंक एवरी राइज इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट राइट नाउ। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप यहाँ से कह रहे हैं कि हर जो बाउंस आएगा उस पर आप सेल ऑन राइज का ही मौका ढूंढेंगे। ठीक है, ये तो आदित्य की राय है। एक बार सुमित मूलचंदानी और अंशुल जैन से भी समझ लेते हैं कि वो कैसे ट्रेड करेंगे। सुमित, बताएं आप कैसे ट्रेड करेंगे। जी बिल्कुल। जैसे कि सबने इंट्रोडक्शन दिया तो जय सिया राम। और जय श्री राम। जो अभी इंट्रोडक्शन डिम्पी जी ने दिया, एक 5 मिनट का सेशन था, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है हर एक के लिए। तो रिलीजियस आत्मीयता ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रहता है। तो सैटरडे संडे हम भी इन्वॉल्व रहते हैं। मैंने लास्ट वीक ही डिम्पी से ये सब डिस्कस किया था। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मार्केट पे आ जाते हैं। तो अभी जैसे बात हुई कि सेल ऑन राइज, बिल्कुल मार्केट 21,800 की जो लेवल है, अगर कभी भी ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो बिल्कुल ये सेल ऑन राइज का रहेगा। इस और 21,500 ये लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। तो क्लोजिंग बिलो 21,500 ये हमें लगता है कि 21,000 तक मार्केट को एक बार लेके जा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और भी बनेगी, तो लेवल्स पे अपने ध्यान रखिए। इसी तरह से बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में एक ट्रिपल बॉटम टाइप बना था। जो डैमेज हुआ था वो बैंक निफ्टी में ज्यादा हुआ था कंपेयरिंग टू निफ्टी। तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी है, लेकिन अभी भी ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है बैंक निफ्टी के ऊपर। तो मेरे लिए टेक्निकली 46,300 जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, और डाउन साइड में 45,500। तो लेवल्स के अकॉर्डिंगली ही आप अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। भी बता दीजिए सुमित अपने। यहाँ पे दो चीजों पे ध्यान रखेंगे। अभी देखिए एक फ्रेश ब्रेकआउट आया हुआ है आईडीबीआई में। आईडीबीआई जब हमने सेशन अभी स्टार्ट किया था, इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 74-75, और पिछले 15 मिनट में काफी अच्छा एक जंप आया है। तो स्टॉक अभी 7750 का हाई बनाया है। लेकिन कभी भी आपको डिप्स मिले, यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 84 एंड 90। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 68.50 का। दूसरा जो स्टॉक है वो है आईबी रियल स्टेट। आईबी रियल में देखिए काफी टाइम से एक न्यू हाई बना था, लेकिन पिछले 5-7 सेशन से उसके ही सराउंडिंग कंसोलिडेट कर रहा था। तो आज का जो फिर से एक फ्रेश अटेम्प्ट जो हुआ है, हमें लग रहा है कि ये न्यू हाई की तरफ जा सकता है फॉर द लेवल्स ऑफ 121 एंड 138। तो आप टारगेट देखिए 20 एंड 30% का है। तो होल्डिंग पीरियड भी जो रहेगा वो अगले 3 से 6 महीने का रहेगा, और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 92 का। ओके, ठीक है। तो ये ट्रेड्स सुमित मूलचंदानी के रहे। अब एक बार आदित्य से भी समझ लेते हैं। आदित्य, आपके ट्रेड्स। देखिए, मेरे ट्रेड बेरिश साइड रहेंगे। आज एचयूएल थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी दिखा रहा है, थोड़े बेरिश पैटर्न बन रहे हैं। तो एचयूएल को शॉर्ट करेंगे 2477 में। स्टॉप लॉस रहेगा 2590, और टारगेट रहेगा 2390 से लेके 2300। अंशुल, आपके भी ट्रेड्स बताएं, आज कैसे ट्रेड करेंगे। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे दोनों एक्सपर्ट ने बात कर ली है, तो मैं मिड कैप निफ्टी पे बताना चाहूंगा कि मिड कैप निफ्टी अगर आप देखें, यहाँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को अभी टच करने में भी स्ट्रगल कर रही है। वहाँ निफ्टी मिड कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई को वापस बना चुका है। और मैं बार बार यही मार्केट में कह रहा हूँ कि अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में हैं तो आपको उन स्टॉक्स में रहना चाहिए जो इंडेक्सेस के अगेंस्ट अल्फा जनरेट कर रहे हैं। लास्ट मंडे को भी मैंने हुडको और मिधानी बाई दिया था।
मार्केट में वहां से भूकंप आ गया, लेकिन दोनों स्टॉक्स ने अपने टारगेट लगभग 15-15% ऊपर अचीव किए हैं। तो उसी के लिए मैं दूसरे स्टॉक्स लेके आया हूँ। डीसीएम श्रीराम रहेगा, हर जगह श्रीराम हो रहा है तो पहले श्रीराम की बात कर लेंगे। डीसीएम श्रीराम, इसमें बेस ऑन बेस पैटर्न बना है। पहले 16 हफ्ते का बेस बना था, ब्रेकआउट लेने के बाद ब्रेकआउट के ऊपर 8 हफ्ते का बेस बना है, और अब कल के सेशन में यहाँ ब्रेकआउट फाइनली आया है बेस ऑन बेस पैटर्न से। 190 रुपए पे बाई करना चाहिए। 180 रुपए 5% का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 220 रुपए का पेसिमिस्टिक टारगेट रहेगा 1 से 1.5 हफ्ते का। और अगर इसको 2 से 3 महीने का समय देते हैं तो ये स्टॉक लगभग 275 से 300 रुपए जा सकता है। दूसरा स्टॉक जो मेरी वॉच लिस्ट में है वो है स्पेंसर। 110 रुपए में बाई करना चाहिए, 100 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और 135 रुपए का टारगेट रहेगा। ये भी 1 से 1.5 हफ्ते में अचीव हो सकता है, और स्टॉक को थोड़ा सा समय देंगे 2 से 2.5 महीने का तो 170-175 रुपए तक का टारगेट मिल सकता है। ठीक है, स्पेंसर हो गया और साथ ही आप डीसीएम श्रीराम दे रहे हैं, तो ये तो बहुत ही बढ़िया शेयर आपने सर निकाला और अच्छा भी लगता है। डीसीएम श्रीराम के शेयर का चार्ट वगैरह भी काफ़ी ठीक है। एक काम करते हैं, ध्वनि पटेल भी हमारे साथ जुड़ रही है, उनका एक ऑप्शंस का ट्रेड भी पता कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अवनी भट्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे हम जरा ऑप्शंस का ट्रेड पता करते हैं। अवनी नमस्कार, बताएं। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। तो ऑप्शंस में आज हमारा पहला ट्रेड रहेगा एनटीपीसी में। तो एनटीपीसी का अगर भाव देखें तो आज काफी ऑलमोस्ट 3 या 4 दिन के बाद में एक उछाल नजर आया है, और सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक निकला है, और पिछले 2-3 दिन में वॉल्यूम भी काफी अच्छा एडिशन देखने मिला है। ओपन इंटरेस्ट जैन के सीरीज में अभी भी इसमें एडिशन दिख रहा है, और फरवरी में तो हो ही रहा है। तो और अगर ऑप्शंस की एक्टिविटी देखें तो उनमें 310 और 325 के कॉल में काफी अनवाइंडिंग दिख रही है ऊपर की तरफ, और पुट राइटर्स काफी स्ट्रॉन्ग खड़े हैं 310 के पुट में। तो हम ट्रेड करेंगे फरवरी सीरीज में। एनटीपीसी की फरवरी की 315 की कॉल में हम खरीदारी कर सकते हैं 12 रुपए में। इसका टारगेट रहेगा 18 रुपए का, और स्टॉप लॉस रहेगा 9.5 रुपए का। इसमें अधिकतम मुनाफा है 18,000 का अगर ये टारगेट अचीव होता है तो, और अधिकतम नुकसान जो है वो 7,500 का रहेगा अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो, जिसकी गुंजाइश काफी कम है। और अब दूसरा एक और स्टॉक है, वो है बैंकिंग सेक्टर से। व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव बन रहा है पीएसयू बैंकिंग स्पेस में, तो उसमें हम कंसिडर करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर देखें तो पिछले हफ्ते का जो हाई था वो 232 का हाई आज बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्रॉस किया है, और ऊपर की तरफ ये फिर से 240 की ओर दौड़ लगाने की पूरी संभावना है। इसमें भी काफी ओपन इंटरेस्ट एडिशन दिखा है फ्यूचर्स में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी फरवरी 235 की कॉल में खरीदारी करेंगे 11 रुपए में। इसका टारगेट रहेगा 16.5 रुपए का, और स्टॉप लॉस रहेगा 8 रुपए 25 पैसे का। अधिकतम मुनाफा रहेगा 16,000 का, और अधिकतम नुकसान जो है 8,050 रुपए का होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आपने एक एनटीपीसी बता दिया, आपने बैंक ऑफ बड़ौदा बता दिया। एनटीपीसी ना जब सुबह खुला ही था ना, तब भी बहुत बढ़िया ही खुला था, और उसके बाद से अच्छा चला भी। बैंक ऑफ बड़ौदा भी आपके लिस्ट में है, और ये दोनों के दोनों कॉल्स आप अच्छे से नोट कर लीजिए। एक बैंकिंग का, एक एनर्जी का, दोनों ट्रेंडिंग है, और दोनों में आपको प्रॉफिट और लॉस हमने रेशो 1:2 का ही रखा है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 8,000 16,000, और वहाँ पर भी 1:2 का ही रेशो रखा है एनटीपीसी वाली कॉल के अंदर ही। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम फिर से लौटेंगे, और आज मार्केट के साथ साथ बार बार आपको अयोध्या भी लिए चलेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो जश्न ही जश्न है। का निर्माण हुआ, हमारी आंखों के सामने ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आंखों के सामने भव्य राम मंदिर खड़ा हो जाएगा। मैंने जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो रामलला की उस अद्भुत तस्वीर से ही की थी, उस मूर्ति से ही की थी जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अगर आप उस मूर्ति को 1 मिनट के लिए वापस दिखा पाए तो मैं बड़ी हिम्मत करके अपने मन को और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके 2 बातें आपके सामने और रखना चाहता हूँ। आप देखेंगे उस मूर्ति के जब बिल्कुल निचला स्तर है, जहाँ भगवान रामलला जी के श्री चरण है, तो वहाँ पर एक तरफ हनुमान जी की मूर्ति और एक तरफ गरुड़ की मूर्ति है। गरुड़ उनका वाहन ही नहीं है, उनका परम सेवक भी है। अगर आप रामायण देखते हैं तो एक बार
जब वो नागपाश में बांधे गए थे तो गरुड़ ने ही आके उनका नागपाश हटाया था। तो भगवान सेवा हर रूप में किसी न किसी रूप में देते ही हैं। और भगवान हनुमान जी को तो आप जानती हैं, वो तो उनके परम सेवक है, अनन्य सेवक का उनको वरदान है। भक्त शिरोमणि है, भक्तों में शिरोमणि है। और आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में भगवान श्री राम जिनके भी आराध्य हैं ना, उनसे कहीं ज़्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं। तो भक्त जो होता है ना, कई बार भगवान की प्रकाष्ठा को भी लांघ जाता है। और कई बार भगवान अपने अपने अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग अध्यायों में ये बोल चुके हैं, हम तो भक्तन के ही हैं, यानी कि हम तो भक्तों के वश में हो जाएं। यही शबरी के जूठे भेड़ का के भगवान राम ने ये सिद्ध भी किया हुआ है। तो ये मूर्ति अद्भुत है, इस मूर्ति का जो चयन किया गया वो अद्भुत है, इसमें एक एक चीज़ वो अद्भुत है। और आप ये देख पा रहे हैं भगवान श्री राम जी के जो आप श्री चरण भी देख पा रहे हैं, वो भी बड़े अद्भुत है। और इससे अब नहीं बोल पाऊँगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी सहयोगी कविता को भी जोड़ लेता हूँ, वो ज़रा मंदिर के बारे में भी आपको बता देंगी, थोड़ा मूर्ति के बारे में आपको। एक और चीज़, जब ये सारे दिखे ना, तो इसमें आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे, भगवान परशुराम और राम एक ही युग में आमना सामना हुआ। और परशुराम ने और राम का संवाद आपने सुना ही होगा, नहीं सुना तो सिर्फ रामायण देख लीजिए, आपको संवाद को पता लग जाएगा, देख के पता लग जाएगा। बहुत ही अद्भुत है रामायण, एक एक वाक्य, एक एक चीज़ सुनने लायक है। और अगर रोंगटे ना खड़े हो जाएं तो मैं आपका जूता और मेरा सर भी हो सकता है, अगर आप रामायण को गंभीरता से सुने तो। अब मैं कविता को अपने साथ जोड़ लेता हूँ, जरा मंदिर के बारे में हमको और डिटेल से अच्छे से बता देंगे कविता। सियावर रामचंद्र की। जय श्री राम। भारत पूरी तरह से राममय है, सराबोर है। भारत के जरिए पूरा विश्व इस अद्भुत सांस्कृतिक महोत्सव को देख रहा है, महसूस कर रहा है, दर्शन कर रहा है। 22 जनवरी को 12:20 पे शुरुआत हो जाएगी प्राण प्रतिष्ठा समारोह की। स्थापना की जाएगी राम लल्ला की। 1 बजे तक ये पूरा समारोह चलेगा और उस बीच हम देख रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड ही जैसे राममय हो गया है। राम की गूंज से यहाँ पर सराबोर है, खुश है। और हम जानते हैं कल रात को राम लल्ला की जो मूर्ति है उनको गर्भगृह में लाया गया, रखा गया, उनकी स्थापना की गई और साथ ही में उनके आँखों से जो पट्टा था वो भी हटा दिया गया है। इस अद्भुत चित्र को हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और जिस तरह से इसका वर्णन किया जा रहा है, जितने भी रहस्य हैं वो हम आपको इस पूरी पेशकश में बताएंगे और साथ ही अयोध्या राम नगरी और इस पूरे मंदिर की दर्शन भी कराएंगे। बताएंगे आपको कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है, कितने ध्यान से, कितने गौर से इसको बनाया गया है।
मूर्ति के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन चलिए एक बार मंदिर के हम दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि असल में जो भी हमने सुना है अयोध्या नगरी के बारे में, जो भी हमने पढ़ा है, जो भी वर्णन हमने अभी तक जाने हैं, बेहद खूबसूरत नगरी जहां पर कण कण में राम बसते हैं। और इसी तरह से आज की जो अयोध्या नगरी है उसके भी हर कण में, हर पल में, हर जीव में राम बसते हैं। महसूस कीजिए, आपको भी महसूस होंगे। चलिए आपको कराते हैं दर्शन अयोध्या का और राम मंदिर का, जहां पर सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो नागर शैली वास्तुशिल्प इसके ज़रिए जो है इसको बनाया गया है, और ये एक कला है जिसका इस्तेमाल किया गया है। मेरे सामने आप देख भी सकते हैं किस तरह से, अगर हम पूरे क्षेत्र को समझे, जिस क्षेत्र में ये पूरी जगह फैली हुई है, तो उसका आंकड़ा लगभग 70 एकड़ का क्षेत्र है, जहां पर हम ये पूरे मंदिर का और उसके आसपास के इलाकों का निर्माण देखेंगे। और जहां तक अगर हम मंदिर की बात करें तो केवल 30% का जो क्षेत्र है वो मंदिर को दिया गया है, और बाकी क्षेत्र में जो है हरा भरा क्षेत्र है, जो असल में हम सब एक तरह से अयोध्या को भी अब तक पढ़ते आए हैं इसी तरह से खूबसूरती के ज़रिए, और प्राकृतिक वातावरण में हमेशा से अयोध्या का वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है। श्री विष्णु राम जी की नगरी है और इसी तरह से हमेशा प्रकृति के बहुत करीब रहेगी। और जिस तरह से नागर शैली वास्तुशिल्प का इस्तेमाल किया गया है, कहीं ना कहीं जितनी भी अब तक अयोध्या को लेकर बारीकियां हमने पढ़ी है, हूबहू तो नहीं पर उसी तरह उसका संबोधन भी आपको इस पूरे मंदिर में दिखाई देगा। हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह से इस भवन को और मंदिर के भवन को सजाया गया है, कहाँ किसकी स्थापना की गई है, और कैसे कितनी ऊंचाई और कितनी चौड़ाई जो है इस मंदिर में मायने रखती है हर चीज़ की। और जिस भी तरह से खूबसूरती से जो शिल्पकारी की गई है उसकी अगर आप कैलकुलेशन करें, उसकी आप गणना करें तो वो बिल्कुल सटीक बैठती है। और इसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि हमें इसको हमारी माइथोलॉजी से और हमारी संस्कृति से जोड़कर देखना होगा, और इसीलिए हर मापदंड का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसको मायने दिए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इस पर जोर दिया जाता है। कुल मिला के अगर हम तैयारी के लिहाज से देखें तो लगभग यहाँ पर बताया गया है कि 25,000 लोगों के लिए लॉकर मेडिकल सुविधाएं हैं। ये तो खैर फिलहाल जो लोग आएंगे उनके लिए एक आंकड़ा है जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जहाँ तक काम की बात है, जिस तरह से मंदिर को बनाया गया है उसकी अगर हम आपको गणना दें तो परकोटा अगर आप देखिए 772 मीटर लंबा है और 14 फीट चौड़ा इसको रखा गया है। और एक तरह से इसको सिंह द्वार बताया गया है, क्योंकि मुख्य द्वार पर जो स्वागत करते हैं वहाँ पर आपको सिंह की स्थापना दिखाई देगी, शेर की स्थापना दिखाई देगी। सीढ़ियाँ कितनी हैं कुल मिलाकर, ये मैं मंदिर के परिसर की बात कर रही हूँ, 32 सीढ़ियाँ हैं। तल कितने हैं यहाँ पर देखिए, 3 तल है, और अगर हम हर तल की ऊंचाई देखें तो उसको बहुत बारीकी से लगभग 20 फीट के आसपास जो है वो रखा गया है। इतना ही नहीं, स्तंभ अगर आप देखें तो लगभग 292 स्तंभ है, और कुल मिलाकर जो आपको द्वार मिलेंगे वो द्वार यहाँ पे 44 रखे गए हैं। और इसके अलावा अगर हम पूरे राम मंदिर की बात करें, जितनी ज़मीन पर ये फैला हुआ है, 2.7 एकड़ में जो है वो मंदिर बना है, वो फैला हुआ है। इसका भी चित्र आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और जैसे हमने मुख्य द्वार पर शेर देखा, उसी तरह से शेर, हाथी और हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई है। हनुमान जी परम भक्त, सबसे बड़े भक्त, भक्तों के भक्त राम जी के माने जाते हैं। और कहते हैं अगर आप राम की पूजा करते हैं तो आपको हनुमान जी की भी पूजा करनी होगी, क्योंकि वो पूजा आपको लगेगी नहीं, वो पूजा आपको अधूरी जो है वो मानी जाएगी। और इसीलिए राम का जिक्र हनुमान जी के जिक्र के बगैर अधूरा है, और उसी तरह से वो मंदिर भी अधूरा है। और क्योंकि वो उनको हनुमान जी अपने आपको सेवक मानते हैं राम जी का, और इसीलिए मुख्य द्वार पर उनका होना बेहद ज़रूरी है। तो शेर, हाथी और हनुमान जी की स्थापना आप देखेंगे जहाँ तक मुख्य द्वार की बात है। मंदिर में मंडपों को बहुत महत्व दिया जाता है। अब जब भी भारतीय संस्कृति के हिसाब से अगर आप किसी भी मंदिर की का दर्शन करें, किसी भी मंदिर में जाएं, तो आपको अलग अलग तरह के मंडप दिखाई देंगे। उन मंडपों का अलग अलग महोत्सव और तमाम तरह की चीज़ों में उल्लेख भी किया गया है हमारे ग्रंथों में। और अगर हम राम मंदिर की बात करें तो यहाँ पर 5 मंडपों की स्थापना की गई है। 3 तल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 3 तल है और
3 तलों में लगभग 44 द्वार है और उन्हीं के बीच में जो है राम लल्ला की मूर्ति है गर्भगृह में, जो हमने देखा कि वहाँ पर रख दी गई है और उनकी मनमोहक तस्वीरें भी सामने आई है, जहाँ पर उनके माथे पर तिलक है, आँखों में शीतलता है और मुस्कान में एक बहुत ही अलग सी चांदनी है और मृदु मुस्कान, जैसा कि हम सब जानते हैं राम जी का स्वभाव है शीतल सौम्य, उसी तरह का चेहरा, उसी तरह की झलक। तो कुल मिलाकर इस तरह से इस मंदिर को बनाया गया है जहां पर आपको हर चीज़ का एहसास होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको राम का एहसास होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो बस 15-20 मिनट ही रह गए हैं बाजार बंद होने में, लेकिन थोड़ा सा बैंक निफ्टी ऊपर से गेंस जो है वो इरोड हुए हैं और इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी 21,600 के नीचे स्लिप हुआ है। लगभग 65 पॉइंट अब यहाँ पर गिरावट दिख रही है और वीक जो जिन काउंटर्स ने ज़्यादा किया है बाजार को, उनमें ऑफकोर्स बैंक्स के तो गेंस फ्रिजल आउट हुए हैं, लेकिन विप्रो जैसे काउंटर्स वो लाल निशान में स्लिप हुए हैं, आईटीसी जैसे काउंटर फ्लैट हो चुके हैं और इनफैक्ट जो गेंस इरोड हुए हैं वो टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स के भी इरोड हुए हैं। वीक और दूसरे काउंटर्स में ओएनजीसी जैसे काउंटर्स इस वक्त वीक हुए हैं, एलटीआई माइंट्री थोड़ा सा वीक हुआ है, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आपने देखने को मिल रही है। और अब बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया देने के लिए हमारे साथ अभिषेक जैन भी बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अभिषेक, गुड आफ्टरनून। इस वक्त क्योंकि अब एक बड़ी सर्ज दिसंबर से जो लगातार चल रही थी और हमने उस सर्ज में रैली देखी है, सारे स्पेसेस से पार्टिसिपेट किया, एफआईज की भी ज़बरदस्त बाइंग थी, लेकिन अब एफआईज पिछले 3 दिन में 25,000 करोड़ सेल ऑफ कर चुके हैं और अब इजी मनी यहाँ से बात की जा रही है कि नहीं होगा। बहुत ही स्पेसिफिक आपको सिलेक्शंस करनी होगी स्टॉक्स की और आपको बहुत ही डीप रिसर्च करके स्टॉक्स लाने होंगे तो आप पैसा बना पाएंगे। आप इस वक्त क्या मूव बना रहे हैं? क्या ये एक रूटीन सी करेक्शन है क्योंकि हमने इतनी बड़ी गेंस भी लिए थे, उसे बाजार डाइजेस्ट कर रहे हैं और फिर तैयार होगा एक प्री इलेक्शन रैली के लिए और प्री बजट रैली के लिए भी? अगर आप अभी की बात करेंगे राइट नाउ, तो अभी हमने जो रैली देखी है वो एक काफी लास्ट 9 महीने की रैली देखी है, उसमें छोटे मोटे करेक्शंस आए थे, बट उसमें आगे जाके अभी यही लग रहा है कि अभी ये थोड़ा 20 एफआई कैलेंडर ईयर 24 में आपको पैसा बनाना तो काफी चैलेंजिंग रहेगा और इलेक्शन भी है राइट नाउ। अभी तक तो इलेक्शन में काफी पॉजिटिव लग रहा है, बट अपसाइड काफी हद तक, यानी कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वाला जो रोल है राइट नाउ वो अभी नेक्स्ट 2-3 महीने बना के रखना चाहिए और इलेक्शन के पास डिपेंडिंग ऑन हाउ द पोल्स आर डूइंग। और एक और चीज है, अभी मिड कैप स्मॉल कैप मिड कैप्स में तो लाइक बहुत ही कम स्टॉक्स में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रही है। तो अगर आप यहाँ पे जैसे एचडीएफसी बैंक में आपने थोड़ा सा नेगेटिविटी देखी और वो स्टॉक हैज फॉलन सब्सटेंशियली फ्रॉम करंट लेवल, तो वैसा ही है राइट नाउ मार्केट्स में, स्टॉक्स में काफी लिमिटेड अपसाइड है राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एक करेक्शन थोड़ी सी ड्यू भी थी और आप उसी को देख रहे हैं। हालांकि ये बैंक्स लेट थी और उसके बाद कोटक बैंक के आज नंबर्स आने के बाद थोड़ा बैंक्स का मूड सुधरा भी है और इनफैक्ट आप आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स को भी देखें तो वीक तो नहीं हुए हैं, लेकिन ऑफकोर्स इंडेक्स पर निफ्टी पर एटलीस्ट दूसरे स्पेसेस को परफॉर्म करना भी जरूरी है और आप वो वाली पार्टिसिपेशन आज आईटी से मिसिंग देख रहे हैं, एफएमसीजी से मिसिंग देख रहे हैं, मेटल से मिसिंग देख रहे हैं और इनफैक्ट रिलायंस से भी मिसिंग देख रहे हैं। इसी वजह से आप निफ्टी को थोड़ा नीचे देख रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस हाजिर होंगे, कुछ बीटीएससी ट्रेड्स भी लेंगे। आपको याद दिला दें कि अगला हफ्ता एक बेहद छोटा हफ्ता है, सिर्फ 3 ही ट्रेडिंग सेशन होंगे, तो इस वक्त पोजीशनिंग कैसी होनी चाहिए बाजार की, ग्लोबल फैक्टर्स एट प्ले क्या हो सकते हैं, इन सबको नेक्स्ट वीक के क्यूज क्या होंगे, सारा एक्शन ब्रेक के उस पार होगा, कहीं मच जाएगा। देखने को मिली आईटीसी लहरे निशान में वापस लौटा, लेकिन थोड़े से वीकेंड मोड में जरूर लग रहा है आपको बैंक। आज मार्केट्स भी ऑफकोर्स थोड़े वॉल्यूम भी लो हैं और आज स्पेशल सेशन है, लेकिन पूरे दिन भर में हमने देखा कि एक एक्सपैंडेड रेंज जरूर बैंक निफ्टी के लिए देखने को मिली। क्विकली बीटीएससी ट्रेड्स भी समझ लेते हैं यहाँ से गोइंग फर्दर। आदित्य, आप क्या ट्रेड्स यहाँ से लेके जाएंगे? आपने तो खैर पहले ही एक बेयरिश सेंटिमेंट और सेल ऑन राइज का ही मौका बताया, लेकिन ट्रेड्स कौन से होंगे? क्या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स लेंगे या कहीं और स्ट्रेंथ वाले ट्रेड्स भी आइडेंटिफाई किया आपने? बिल्कुल, देखिए मैं वीकेंड मूड में हूँ और बाजार भी वीकेंड मूड में है, तो मेरी भी सलाह ये रहेगी कि थोड़ी बिकवाली की सलाह रहेगी कि आप थोड़ी सी चिप्स ऑफ द टेबल लें और वीकेंड को एंजॉय करें, कैपिटल को एंजॉय करें। तो मेरा एसटीबीटी ट्रेड रहेगा, ओएफएसएल पे रहेगा।
OFSS पे, ओरेकल फाइनेंस पे, उसको सेल कर सकते हैं 6,700 में। स्टॉप लॉस रहेगा 7,100 और टारगेट रहेगा 6,400 से लेके 6,000। फाइनेंशियल जो अच्छी मूव चल चुका है, अब थोड़ा सा यहाँ पर स्लगिश हो सकता है। ठीक है सुमित, आपके ट्रेड्स क्या होंगे कैरी फॉरवर्ड? यहाँ पे मेरा बजाज फाइनेंस पे नजर है, वीक है थोड़ा सा, चार्ट भी बियरिश है और कंटिन्यू 3 दिन से सेम लेवल 7400 से रिजेक्शन मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वीकनेस और बढ़ सकती है, तो मेरा भी ये एसटीबीटी का ट्रेड रहेगा। करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 7300, टारगेट विल बी 7150 और आज का ही हाई जो है 7390, ये स्टॉप लॉस रहेगा। राइट, अंशुल का ट्रेड भी ले लेते हैं। तो एसटीबीटी दूसरा ट्रेड भी सेल ऑन राइस का ही दिख रहा है आपको, सेल टुडे बाय टुमारो। अंशुल, आप भी ऐसी स्ट्रैटेजी रखेंगे क्या? काउंटर्स के साथ जाना चाहूंगा। अदानी पोर्ट्स में मार्केट के अगेंस्ट काफी रिलेटिव स्ट्रेंथ शो की है और 2 दिन की इनसाइड बार मिनी कॉइल पैटर्न से आज ब्रेकआउट आया है, तो मैं इसको BTST देना चाहूंगा। 1190 पे बाई रहेगा, 1170 का स्टॉप लॉस रहेगा और जो स्विंग हाई बना है 1240 का, ये टारगेट में लेके चलूंगा। पिछले 1 घंटे 1.5 घंटे में लगभग सभी अदानी स्टॉक्स में अच्छी बाइंग आई है। ठीक है, स्ट्रेंथ भी होती है बाजार में, ऐसा नहीं है कि सारे वीकनेस की स्पेसेस ही दिखते हैं एक्सपर्ट्स को। एक अडानी स्टॉक्स में से अडानी पोर्ट्स यहाँ पर अंशुल को पसंद आ रहा है। छोटे से ब्रेक, जल्द वापस हाजिर होते हैं, कहीं मजा आएगा। नेक्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट क्यूज पे भी बात करेंगे। एनपीएस में सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज़ को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉई अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज़ को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके एनपीएस की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। A new design every 4 days to inspire you. Royal Touch. Luxury laminates, plywood, wooden floors. Stay curious. Maharashtra, the commercial capital of India, continues to soar as an attractive investment option for industries globally. Its favorable government policies, robust infrastructural ecosystem makes the working environment conducive for investors, which is reflected in its economic growth story. At the 54th World Economic Forum in Davos, the global community acknowledged Maharashtra as a key contributor in the Indian economy. महाराष्ट्र में हमारी सरकार बन गई है। ये पूरी तरह प्रो डेवलपमेंट है, प्रो पीपल है, वेरी प्रैक्टिकल है और इसलिए आए और निवेश करें। Maharashtra's status as a trusted destination for business is exemplified as it signed MOUs of $46 billion, showcasing the economic and infrastructure capabilities of a future-ready Maharashtra. 10 मिनट में आपका खाना डिलीवर हो न हो, पर यहाँ आपको मिलेगा हर 5 मिनट में कमाई का पक्का मौका। ईटी नाउ स्वदेश पर हर 5 मिनट कमाई का आइडिया। अभिषेक जैन भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे ना मैं जरा 2 सवाल ले लेता हूँ। एक तो जिनके नंबर्स एक्चुअली आ चुके हैं, मैं उसी के बारे में पता करूँगा। जिनके आए हैं उसमें तो स्पेकुलेशन हो जाता है। HDFC के नंबर आ चुके हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नंबर आ चुके हैं। 2 बड़े शेयर, दोनों पोर्टफोलियो के शेयर हैं, दोनों इन्वेस्टर्स के शेयर हैं। अभिषेक, आप इन दोनों शेयर्स को पोस्ट नंबर्स सही वैल्यूएशन पे खड़ा पाते हो? अब तो नंबर भी आ गए, नंबर के सारे एंगल भी आ गए, कमेंट्री भी आ गई और मार्केट का एक्शन भी आ गया। आप इनको सही वैल्यूएशन पे पाते हो पोस्ट नंबर्स दोनों को, HDFC को, रिलायंस को, या फिर करेक्शन या तेजी ड्यू है? मेरे को लगता है रिलायंस में थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है। हालांकि नंबर्स बहुत अच्छे थे, मेरे को नंबर्स में ऐसा कुछ खराबी लगी नहीं है। रिलायंस में अगर आप देखेंगे यहाँ पे
अब सबसे बड़ी है कि उनका रिटेल बिजनेस बहुत अच्छा काम कर रहा है राइट नाउ। कल जो ग्रोथ आई नंबर्स में, जियो के इवन जियो के नंबर भी ठीक अच्छे ही थे। इवन आरपूज वगैरह में भी हमारे जो एस्टिमेट है उससे भी ठीक था। तो वो एक मेनली जो यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट था, एक पोजीशनिंग करके होती है। और स्टॉक जो है अगर आप देखेंगे लास्ट कुछ दिनों में 100 रुपए करीब की तेजी देखी गई है राइट नाउ एड ऑफ नंबर्स। बट उस कारण से स्टॉक्स में अभी हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन आए। और आई थिंक 2500 के अगेंस्ट में अगर वापस आता है ना, इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली फॉर पोर्टफोलियो देखना चाहिए। एचडीएफसी बैंक धीरे धीरे बाय जोन में आ रहा है, बट एचडीएफसी बैंक में हो सकता है कि अभी एक और क्वार्टर उनको पेन रहेगा, और उसके बाद मुझे लगता है कि उसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखी जा सकती है। एचडीएफसी बैंक हमारा व्यू ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो डेफिनेटली अभी 30 to 40% बाय कर सकते हैं। अभी डिपॉजिट्स का जो इनको इशू आया था वो थोड़ा बहुत इनका और रहेगा। इवन ग्रोथ में भी मेरे को लगता है कि अगले साल बैंकिंग में ग्रोथ इतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी। बट आज की तारीख में आफ्टर दिस करेक्शन एचडीएफसी बैंक लुक्स इंटरेस्टिंग एंड डेफिनेटली अगर आप इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली एक बार स्टार्ट करना चाहिए। और 1400 के अगर आसपास मिलता है तो एचडीएफसी बैंक इज अ ब्लाइंड बाय। डन। तो हमने दोनों शेयर्स के बारे में और मोटा मोटी पता कर लिया। रिलायंस पे भी आप रोक रहे हैं, एचडीएफसी आप कह रहे हैं कि 40% प्लस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा और अभी पक्का हो जाए फिर ठीक है। ये तो मैंने दो वैसे शेयर्स पता किए जिसके नतीजे आ गए और उसके बाद आपके मन में अब कोलाहल चल रहा होगा कि आखिरकार क्या करें। अभिषेक ने मोटा मोटी आपको बता दिया। अभिषेक, मैं वापस आपके पास ही लौट रहा हूँ। एक बार ज़रा मेरे को आईसीआईसीआई बैंक के नंबर स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, कैसे आ रहे हैं? एक बार ज़रा उस स्क्रीन पर नंबर आ पाएँ तो एक बार वो ज़रा दिखाइएगा। ये सी रहा, मुनाफा करीब 20% सर इसका बढ़ के आ रहा है। अभिषेक आप भी गौर से सुनिएगा, ये हमारा अनुमान है। इसकी ब्याज से आय करीब 12% बढ़कर आएगी, जो कि 18,000 करोड़ के आसपास होगी। मोटा मोटी तो दो ही चीज़ें देखी जाती। इसके अलावा ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीएस भी अगर आपके पास हो या मार्जिन्स भी हो तो एक बार ज़रा वो भी दिखा दीजिए। नेट एनपीएस है, ग्रॉस एनपीएस एरो में बने हुए अगर है तो एक बार ज़रा वो दिखाइए। यस, ये प्रोविजनिंग थोड़ी घट के आ सकती है सर, 22,000 करोड़ से घटकर 1156 करोड़ के आसपास की रहेगी। कुल मिला के सर तीन चीज़ें आपने देख ली, प्रोविजनिंग कम हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी और साथ ही साथ इनका रेवेन्यू वगैरह बढ़कर आ रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट करूं कि सर आईसीआईसीआई के नंबर्स ठीक आ रहे होंगे और अच्छा रिजल्ट और मार्केट की थोड़ी हेल्प करेंगे, शेयर भी चलेगा। अभिषेक, ये आपसे ये सवाल। आईसीआईसीआई बैंक के नंबर डेफिनेटली रिलेटिवली बेहतर रहने की उम्मीद है। मेनली स्पेशली ऑन द अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने प्रोविजनिंग साइड पे तो उन्होंने एग्रेसिव प्रोविजनिंग की थी लास्ट वीक क्वार्टर में, तो हो सकता है इन क्वार्टर्स में इनको इतना नहीं दिखेगा। एनआईएम मेरे को लगता है एनआईएम में थोड़ा सा इनलाइन एनआईएम सर मेरे को लगता है कि अगर ये फ्लैट भी रहते हैं तो भी एक अच्छे ही रहेंगे। हालांकि ये नंबर्स थोड़ा सा अगर आपको रुकना चाहिए, मेरे को लगता है आईसीआईसीआई बैंक के नंबर एचडीएफसी से डेफिनेटली बेहतर आएंगे। बट अगर लास्ट 3 साल से अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई हैज बीन अ रिलेटिवली आउट परफॉर्मर इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी विज़ कंपैरिजन टू एचडीएफसी बैंक। तो वही एक अभी ट्रेंड कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। आज 2 मिनट रह गए भी सिर्फ मार्केट बंद होने में और आप देख पा रहे होंगे कि कुछ खास बड़ा मूवमेंट तो है नहीं और करीब 400 पॉइंट बैंक निफ्टी ने अपना दम लगा के आज टिका रखा है। निफ्टी आज पूरा साथ नहीं दे रहा। निफ्टी और रिलायंस साथ दे देते और आईटी कंपनी साथ दे देते तो आज में ब्रेकआउट भी हो जाता। ये बैंक निफ्टी में इतनी कैपेसिटी, इतना बारूद है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि सोमवार की छुट्टी के बाद जब मंगलवार को आएंगे तो मंगलमय दिन मार्केट के ज़रूर देख सकते हैं। और एक और चीज़ बता दें, आज सारे रास्ता, सारी गलियां, सारी आंखें, सारी इच्छाएं, सारा मन सब एक ही तरफ जा रहा है, वो है अयोध्या की तरफ। और इसी अयोध्या में अलग अलग जत्थों में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। पूरे देश से श्रद्धालु जत्था बनाकर भजन करते हुए राम भक्त आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर से अयोध्या तक का एक जत्था राम भक्तों का पहुंच रहा है। हमारे संवाददाता ने उससे बातचीत की है, आइए वो भी आपको दिखाते हैं।
देखिए अयोध्या में हम मौजूद हैं और अयोध्या किस तरीके से उत्सव में है, प्रभु राम के इंतजार में जब वो अपने दिव्य महल में विराजेंगे। हनुमानगढ़ी की ओर जाने वाला ये रास्ता, राम जन्मभूमि पथ की ओर ये जाने वाला रास्ता, प्रभु के नए दिव्य महल की ओर जाने वाला ये रास्ता, और किस तरीके से उत्सव जैसी तस्वीरें हैं मैं आपको दिखाता हूँ। लोग हरे राम जप रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। ये तस्वीरें हैं राम जन्मभूमि पथ की ओर। ये सड़क सीधे तौर पर जाती है और अयोध्या के किसी गली पर आप नजर डालेंगे, किसी चौराहे पर आप नजर डालेंगे तो इसी तरीके से उत्सव जैसी तस्वीरें आपको चारों ओर देखने को मिल जाएंगी। ये इस्कॉन दिल्ली की टीम है, इस्कॉन दिल्ली से ये टीम है जो यहाँ पर आई हुई है और हरे रामा जपते जपते आगे बढ़ रही है। आप लोग दिल्ली से आ रहे हैं? हम लोग दिल्ली से रथ यात्रा आ रही है। हम लोग भगवान श्री राम के चरण कमलों का दर्शन करने जा रहे हैं और इस्कॉन पूरे विश्व के लिए हरिनाम शांति यज्ञ कर रहा है और साथ में रोज कल से अमूमन आप इस्कॉन के टेम्पल्स में जब जाते होंगे तो श्री कृष्ण के भव्य रूप की तस्वीरें आपको देखते होंगे, लेकिन इस्कॉन का ही जत्था है जो भगवान श्री राम का भी भजन कर रहा है। एक ही स्वरूप है, एक ही आत्म स्वरूप है, लेकिन अलग अलग दिव्य अवतारों में प्रकट हुए, कभी राम तो कभी कृष्ण। इसलिए हरे राम हरे कृष्ण का जप के साथ ये अयोध्या की तरफ कूच करते हुए दिख रहे हैं। ऐसी तस्वीरें आपको कल, परसों, तरसों और उसके बाद न जाने कई दिनों तक, कई सालों तक आपको दिखती रहेंगी। इसी उम्मीद के साथ आज इस कार्यक्रम को भी समेट रहे हैं। आज की क्लोजिंग में देखेंगे बैंक निफ्टी ने 400 पॉइंट दिखाए, निफ्टी 40 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। आपको फ़र्क साफ दिख रहा होगा, ये डाइवर्जेंस का फ़र्क है, ये इच्छा शक्ति और थोड़ा मनोभाव का फ़र्क भी है और थोड़ी मैनेजमेंट का भी है। 1100 वर्सेस 1100 शेयर आमने सामने खड़े थे, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। कांटे की लड़ाई चल रही है, जो जीतेगा वो कवरिंग करवाएगा और जो अगर हार गए तो फिर वापस से नीचे आएंगे जहाँ से हम रिकवर करना शुरू कर रहे हैं। कुछ शेयर्स आपके अपनी स्क्रीन पर चल ही रहे हैं। कोटक ने अपने रिजल्ट से आज डेज हाई बंद किया, आईसीआईसीआई नंबर्स दिखा देगा। ये कुछ रिजल्ट्स का इम्पैक्ट भी मार्केट के अंदर कैलकुलेट हो ही रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए अंशुल, और बहुत शुक्रिया आदित्य आपका भी, अभिषेक आपका भी आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी आपका भी आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और मेरे को और प्रियंका को तो फिलहाल आप इजाज़त दे सकते हैं। आज शनिवार का दिन है, सुबह तो फील नहीं हो रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रूटीन डे है। लेकिन सोमवार को आप और हम दोनों ही भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का एक दिव्य अनुभव ही हम जिसे कहते हैं महसूस करेंगे। भले हम कहीं भी बैठे हों, लेकिन आत्मस्वरूप वही है। तो इसलिए मेरे को और प्रियंका को तो इजाज़त दे सकते हैं। अगला कार्यक्रम आप इस ET9 स्वदेश पे ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।